नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, 14 देशों पर लगाया 25 से 40% तक टैरिफ। जापान, साउथ कोरिया पर 25% लगेगा टैरिफ, बांग्लादेश पर भी 35% का टैरिफ। ट्रंप बोले भारत के साथ डील करने के हैं बेहद करीब। भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले। गिफ्ट निफ्टी में हल्की गिरावट, लेकिन एशिया में मिक्स्ड कामकाज। उधर ट्रंप के टैरिफ बम से कल करीब 1% तक गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट। ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने के फैसले से भी ठंडा नहीं पड़ा क्रूड। करीब 2% उछलकर $70 के करीब पहुंचा ब्रेंट। उधर ट्रंप टैरिफ के ऐलान से गोल्ड में रिकवरी, $3350 के करीब पहुंचा कॉमेक्स गोल्ड का भाव। घाटे में है एफएनओ के 91% ट्रेडर्स। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 41% ट्रेडर्स का घाटा बढ़ा। वहीं सेबी के सख्त नियमों से एफएनओ ट्रेडिंग से निकल गए 20% ट्रेडर्स। कोटक बैंक के पहली तिमाही के अच्छे बिजनेस अपडेट। सालाना आधार पर कुल डिपॉजिट 14.6% बढ़ा। लोन ग्रोथ में भी 14% का उछाल। कासा में भी 8% का इंप्रूवमेंट। पहली तिमाही में टाइटन के कंज्यूमर कारोबार में देखी 20% की ग्रोथ। घरेलू ज्वेलरी बिक्री में 19% का इजाफा। कंपनी ने कहा सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पर पड़ा असर। और मैक्रोटेक डेवलपर्स के Q1 प्री सेल्स में सालाना आधार पर 10% का उछाल। पहली तिमाही के अपडेट के मुताबिक कलेक्शंस भी 7% बढ़ा। कंपनी के 5 नए प्रोडक्ट्स जोड़े। लास्ट लाइन को गड़बड़ पड़ती। कंपनी ने 5 नए प्रोजेक्ट्स जोड़े। खैर, मंगलवार की सुबह भाई इस कारोबारी हफ्ते के आ गए अपन डे 2 में। और गजब सेशन था कल मंडे का। जहां खुले वहीं बंद। फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल जहां पे थे वहीं मंडे की समाप्ति सेशन की वो आपकी स्क्रीन पे 0%। आम तौर पे इस तरह के दिनों में एटलीस्ट ये तो कह सकता था कि इंट्राडे में एक्शन था, सेशन की समाप्ति तक सब ठंडा पड़ गया। कल तो ये भी नहीं कह सकता था। एकदम 25,450 के इर्द गिर्द दिन भर घूमते रहे। पूरे दिन की रेंज अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट ले लूं तो भी 80 पॉइंट की। दायरा भारतीय बाजारों का और सिकुड़ता चले जा रहा है। तो बेसिकली वो टाइम वाइज करेक्शन, कंसोलिडेशन हम लास्ट वीक से देख रहे हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कुछ किया तो है नहीं क्लोजिंग बेसिस पे। और वो देखिए इंट्राडे वो जो दायरा है वो और नैरो डाउन होता हुआ और सिकुड़ता चले जा रहा है। पूरी तरह से ये बाजार राइटर्स की गिरफ्त में। कल सुबह जो वीरू आपको बार्स के थ्रू समझा रहे थे कि 25,400 का पुट और मेरे ख्याल से 25,500 के कॉल में सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है, उसी दायरे में उसी रेंज में फंस गया था कल पूरे दिन हमारा सेशन। और अगर वो चार्ट्स में देखिए एकदम परफेक्ट वो डोजी बनती हुई, ओपन और क्लोज एकदम आजू बाजू, वो दिखाता है इनडिसाइसिवनेस, अनिश्चितता इस समय भारतीय बाजारों में। अच्छा, कुछ हद तक तो इसमें नर्वसनेस का तड़का भी ऐड कर दीजिए। कल सुबह ही अपन कह रहे थे इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट शायद वो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स, क्योंकि ग्लोबली बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कल सुबह अपन मार्केट खुलने से पहले एक अपडेट पढ़ भी रहे थे कि ब्रिक्स नेशंस पे अतिरिक्त 10% टैरिफ ठोक दूंगा, ट्रंप साहब का बयान। ये पूरे करेंसी मार्केट्स में इंपैक्ट क्लियरली एविडेंट था
कल रुपया ध्यान रखिएगा आधे % के दबाव के साथ डॉलर के सामने बंद हुआ। वो टैरिफ अनसर्टनिटी रिसर्फेस करती हुई, वो फ्रेश थ्रेड्स जो ट्रम्प साहब की आती हुई, और सिर्फ रुपया नहीं, साउथ अफ्रीकन रैंड, चाइनीज युआन, कल सब पे इंपैक्ट था। तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, थोड़ा बहुत इनडिसाइसिवनेस है, ऐसा कहना चाहिए। खैर, ज्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जिनसे दिन भर इस तरह के सुस्त बाजार में बातचीत कर रहा था, सब कॉन्फिडेंट थे कि हम बेसिकली चलने की ही तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में वीरू से समझेंगे वाकई उस तरह की तैयारी हो रही है, नहीं हो रही है, अप्रोच क्या रखना है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज मंगलवार के स्क्रीन पर रख देता हूं, एकदम फ्लैट नोट पे फिर से शुरुआत करने की तैयारी। 20-25 पॉइंट हम शायद हल्का इन रेड सेशन की शुरुआत कर रहे हो। ऐसे में लेकर आइए भाई ग्लोब पर नजर का स्टिंग, और दिखाता हूं पहले अपने पियर्स, एशियन पियर्स इस समय सब टैरिफ डेवलपमेंट्स के बीच में किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। दिखाइए, रखिए स्क्रीन पे जरा। सब जगह थोड़ा सा मूड ठंडा ही है। पता नहीं क्या निगोशिएट कर रहे थे ट्रम्प साहब, जो 3 जुलाई को बोले, 3 अप्रैल को बोले थे, 3-4 अप्रैल को, और यहाँ पे आते हुए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं तो पूरी ग्रिड देख रहा था 14 देशों की। खैर, वो हरमास डिटेल में चर्चा करेंगे। उन अपडेट्स के बाद कल यूएस के बाजार पेन में थे। 3/4 से 1% दबाव के साथ सेशन की समाप्ति हुई। हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से एट मैक्स 0.5% का दबाव। जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा पेन है। आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंड ओवर थोड़ा सा नेगेटिव साइड का है। तब और अब की वो पहली प्लेट आपको स्क्रीन पे दिखाएगी। पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। ये सेशन हुआ था यूएस में लॉन्ग वीकेंड के बाद का, और आज क्या हुआ सेशन में, और ये ट्रम्प साहब की अभी भी अपडेट चले जा रहे हैं। क्या मामला है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। 14 देशों पर फिलहाल के लिए तो जो है टैरिफ लगाए गए हैं, मगर बाजार शायद इसे ज़्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इसी तरह का जो है टोन दिखाया है कि ठीक है मैं टैरिफ लगा दूंगा, मगर फिर उन्होंने एक विंडो छोड़ दी है 3 हफ्ते की कि 1 अगस्त से लागू। 14 लगाए तो लग गए नहीं, वो भी 1 अगस्त से लागू होंगे। तो फिर क्या कर रहे थे? वही बात वही है। इसीलिए तो आज भी टैरिफ लगने के बावजूद जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि जो दरें लगाई गई है वो या तो अप्रैल की दरों से लगभग सेम है या फिर थोड़ी सी कम है। और जापान की दरें जो थी वो थोड़ी सी 1% ज्यादा है, और दक्षिण कोरिया 35 से ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सेम ज्यादा दरों में फर्क नहीं आया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1 अगस्त से ये टैरिफ्स लागू होंगे, और अगर इस बीच ये सारे देश कोई नई प्रस्ताव लेकर आए तो मैं शायद उसे कंसिडर करूं। ये कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए कि 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होंगे, तो वो आधिकारिक तौर पर वो डेडलाइन का एक्सटेंशन हो गया कि 9 जुलाई से लेके 1 अगस्त का वो एक्सटेंशन मिल गया है। अब जाकर के आप, ये विंडो है, आप नेगोशिएट कर लीजिए इसमें। तो ये बात वही है कि भाई जो भी हो ध्यान मुझ पर होना चाहिए, ये इस तरह की बात है। कोई इस वजह से दक्षिण कोरिया और जापान दोनों के बाजार उसमें कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, दोनों पॉजिटिवली ही कामकाज कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि जो है और देशों को जो है और चिट्ठियां भेजी जाएंगी। मगर बाकी के भी आप देश देखिए ना, कि इनके जापान और दक्षिण कोरिया को अगर आप छोड़ दे, और कौन से देश है? लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुनीसिया, ऐसे देशों पर आप टैरिफ लगा भी लेंगे तो कौन सा बाजार पे आपका इंपैक्ट होने वाला है? और वैसे आपकी कौन सी ट्रेड डेफिसिट है? म्यांमार के साथ आपकी ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $500 मिलियन की है। चलिए, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ तो $60-65 बिलियन की आपकी है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन बाकी के देशों के साथ तो उतनी है भी नहीं। तो आपने इस तरह के देशों पर दबाव लगाया, टैरिफ लगाए हैं जो आप जानते हैं कि वो आपके ऊपर रिटेलिएट नहीं कर सकते। ना तो EU पर लगाया है, भारत के साथ जो डील होने वाली है उस पर भी वो कह रहे हैं कि अब करीब है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, ना तो यूरोपियन यूनियन के साथ, ना तो भारत के साथ। तो ये एक बात थी। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि अगर ये देश जो है टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर जो है हटा दे, तो ये दरों में और एडजस्टमेंट्स हो सकती है। ये इस चिट्ठी में लिखा गया था। यूरोपियन यूनियन ने तो कहा भी है कि हमें पूरा यकीन है कि हमें चिट्ठियां नहीं मिलेंगी,
और इस वजह से, और क्योंकि हम इस हफ्ते ही एक टेम्पररी डील करने वाले हैं तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बाजार कल इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें गिरने की कोई वजह चाहिए थी, इतना चले हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई कि हाँ चलिए थोड़ी टैरिफ अनसर्टेनिटी हो गई तो डाउ गिर गया 450 अंक। और S&P 500 और नैस्डैक में टेस्ला की वजह से ज़्यादा दबाव था क्योंकि टेस्ला 7% गिरा कल, जो इलॉन मस्क ने पार्टी खड़ी कर देंगे। तो अब फिर से ये आ गया है कि वो अपने बिजनेस को छोड़कर फिर से दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान भटका रहे हैं। भी निकालना पड़े अगर तैयारी कर ही रहे हैं वाकई तो। हाँ, तो उस वजह से अपना ध्यान वो भटका रहे हैं बिजनेस से, इस वजह से टेस्ला के शेयरों में कल गिरावट देखने मिली थी। बाकी रिएक्शन जो था, तेल की कीमतों में उछाल इसलिए आया है बावजूद इसके कि ओपेक ने अपना उत्पादन बढ़ाया है और अनुमान से ज़्यादा बढ़ाया है। सऊदी अरब ने अपने प्राइसेस जो है, अपने ए ग्रेड क्रूड के प्राइसेस बढ़ाए हैं उत्पादन बढ़ाने के बावजूद, और उन्हें ये यकीन है कि डिमांड इतनी है कि ये एक्सेसिव बैरल्स जो है वो सप्लाई अब्जॉर्ब हो सकती है। और रेड सी में हाउथी आतंकवादियों के जरिए फिर से जो है जहाज़ों पर हमला हुआ है, दूसरे दिन में दूसरी बार हमला हुआ है, तो उस वजह से प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो यही बात है फिलहाल के लिए। अब देखते दूसरे देशों पर क्या क्लैरिटी निकल कर आती है। ये एक 3 हफ्ते की विंडो छोड़ दी है, तो अब ये 3 हफ्ते फिर से ये जो नेगोशिएशंस का आवागमन है वो चलता रहेगा। हो नहीं पा रही है ट्रम्प साहब से और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए ठीक है, इंडिया का वेटेड है भाई। बार बार मैं हर रिपोर्ट में पढ़ता हूँ 24-48 घंटे में आने वाला है। 24 ऐसा वीकेंड से चल रहा है, अभी भी 24-48 घंटे में आने वाला है। अभी तो उनके वो सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे 48 घंटे में खूब सारी ट्रेड डील्स हो नहीं है। डेडलाइन सामने खड़ी है वेडनेसडे की, उससे पहले हो सकता है किसी के साथ साइन कर लें। तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग है, नजर रखिएगा करेंसी मार्केट्स पे। डेप्थ तगड़ी होती है, ज़्यादा समझ रखते हैं, उसकी तरफ नज़र रखेंगे आज कल की उस रुपए की खास तौर पे वीकनेस के बाद। खैर जो भी हो, अगर कल हम 0.001% भी चले तो वीरू बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट डे हो गया इन ग्रीन कामकाज का, फ्राइडे को भी और मंडे को भी है। तो भारतीय बाजारों का अप्रोच रखा गया जाए भाई साहब, ये हो क्या रहा है, मामला करना क्या है इस बाजार में। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल भी जो हमने रेंज बात की थी, वो जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बेस 1 RS1 के आसपास रहा, एग्जैक्टली उसी में रहा। इस प्राइस में कुछ विफलताएं भी थी, इस प्राइस में कुछ सफलताएं भी थी। आइए पहले उसको थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस रेंज में भी आशीष अ सेल ट्रेड क्लोजर टू RS1 516 to 5516 वर्क कर रहा था। बट इस प्राइस में इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इसको प्लीज कैंडलस्टिक को डेली पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। जो आशीष ने कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इनडिसाइसिवनेस, यस वो रह रही है, लेकिन अगर मैं 2 सेशन जिसको अभी आशीष डिफाइन कर रहे थे उसको एक मीनिंग दूं तो 2 है। पुट राइटर्स विजिबल थोड़े से, दैट्स गुड। और दूसरी बात है, एक दिन की लोअर विक यानी लोअर शेडो वाइल्ड, यानी आपने 10 डे को रिस्पेक्ट दी और दूसरे दिन भी वो सम्मान देने का, वो रिस्पेक्ट देने का क्रम जारी रहा। So you are giving due respect to 10-day exponential moving average. That's good. ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। आज की अप्रोच पे आते हैं। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कैश में बाइंग के आंकड़े विजिबल थे, दैट्स गुड। मतलब नेट कैश इनफ्लो था लगभग आप समझिए कि करीब 2200 करोड़ रुपए का। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स में कैपिटलाइज किया ऑन द शॉर्ट साइड, और उनकी तरफ से जो शॉर्ट्स के आंकड़े हैं वो करीब 668 करोड़ रुपए की बिक वाली, 4300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 902 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। नेट उनके जो आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 70,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। याद रखिएगा कमेंसमेंट ऑफ सीरीज हुआ था करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, नाउ ऑलमोस्ट 69,000। लेकिन अगर आप उनके ऑप्शंस के स्टैट्स को समझें तो इट सीम्स दैट ये लग रहा है कि ये रेंज कंटिन्यू करेगी। क्यों? 16,000 कॉल शॉर्ट और लगभग 17,000 पुट शॉर्ट, यानी बाजार अभी इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के लिए टेक्निकली और एज पर द ऑप्शन स्टैट्स प्रिपेयर्ड लग रहा है। आपकी स्क्रीन पे कॉल राइटर्स का क्रम शुरू होता है 25,500, आउटस्टैंडिंग वाई 89, देन करीब 80 लाख का। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि 2 रोज पहले जो पुट राइटर्स नदारत थे वो विजिबल है। अब जो 25,300 और 200 का पुट राइटर है स्पेशली, उसके पास कन्विक्शन क्या है, 10 और 20 डिमांड का। आइए जरा पिरामिड्स को देखते हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो शायद आपको स्क्रीन पे समझ में आए पिरामिड्स के जरिए कि 2-3 दिन के बाद कूलिंग ऑफ के बाद अब थोड़े पुट राइटर्स विजिबल है क्लोजर टू 10-20 अप्रोच करेगी। जब तक वो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, मैं फिर कहूंगा इन अ वीक, मतलब लगभग 6 सेशन हो चुके हैं,
नॉट अ सिंगल डे आपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड किया। RS1 लिखा है स्क्रीन पे। टिल द टाइम यू हैव RS1, जब तक आपके पास RS1 की ट्रेजेक्ट्री, कॉल राइटर्स के जोन की ट्रेजेक्ट्री कायम है, अ सेल ट्रेड विल वर्क क्लोजर टू RS1। एक मंदी का ट्रेड काम करेगा जब RS1 के आसपास जाएंगे आप। हाँ, अगर 557 बाइसेक्ट हुआ, आपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, तो एक 619-668-713 का जोन खुल जाएगा। ये आंकड़े काफी हद तक मिले जुले हैं कल की रणनीति से भी, याद रखिएगा, कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। और जब भी हम RS1 की जो सेल ट्रेड ले रहे हैं, बहुत बड़ी गुंजाइश मत तलाशिए, जस्ट फोकस ऑन बेस वन। और बेस वन क्या है? पुट राइटर्स। और बेस वन क्या है? 10 डे। हाँ, इन एनी केस, जैसे कि हमने पिक्चर ड्रॉ की, RS1 के ऊपर 150-200 पॉइंट खुल जाएंगे। अगर ये जोन वायलेट होता है तो 20 डेमा के लिए निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा, इट्स क्वाइट श्योर, और ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। जैसे कि मैंने कल भी कहा, और कि 2 दिन की रिकवरी में एक चीज अच्छी है कि हमारे पास अब 57,000 पे पुट राइटर्स का कन्विशन लौट रहा है, जो कि लास्ट वीक कोलैप्स हो गया था। नाउ आउटस्टैंडिंग वाई अगेन स्ट्रॉन्ग एट 57,000, बट एट द सेम टाइम उसी समय 57,000 पे 57,500 पे कॉल राइटर्स भी है। एक अच्छी चीज है कि कुछ क्रिटिकल बैंक्स रिकवरी दिखा रहे हैं। कोटक के मुझे आज नंबर्स, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं, लिखे आइए लेवल्स। लेकिन फंडा वही रहेगा। कल भी अगर आप देखें, जब हमने सेल ट्रेड किया क्लोजर टू RS1, वो वर्क कर रहा था, बहुत बड़े फ्रैक्शन के लिए नहीं, बट स्टिल इट वाज वर्किंग। RS1 तक जब तक स्क्रीन पे कायम है, 2 बड़े कॉल राइटर्स के जोन, तब तक इट्स अ सेल ऑन राइस। हाँ, अगर RS1 बाइसेक्ट हुआ, स्पेशली 263, तो एक 748, 573 और 813 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी आशीष। आप कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल। बट कहां तक? बहुत दूर की मत नहीं सोचेंगे, जस्ट फोकस ऑन बेस वन। इट्स 20 डेमा, इट्स पुट राइटर्स जोन। ये बहुत कैपेबल है एक पुल बैक जनरेट करने के लिए। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी और निफ्टी बैंक को फॉर द डे आशीष। ये लीजिए बढ़िया सा निफ्टी बैंक का अप्रोच। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग थी, कल रात में सेबी की प्रेस रिलीज और सेबी की फाइंडिंग्स आई। वो डिटेल्ड रिपोर्ट एनालिसिस करके मार्केट्स के सामने रखी थी। खास तौर पे ये रिपोर्ट आई थी, वो जो हाल के मेजर्स थे इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के फ्रेमवर्क को मजबूत करने वाले। प्लेट रखिएगा, क्या क्या किया था। वो वीकली एक्सपायरीज को रैशनलाइज करा था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को बढ़ाया गया था, प्रीमियम अपफ्रंट कलेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह, तमाम स्टेप्स लिए गए थे। उसके बाद सेबी ने दिसंबर 24 से लेकर मई 25 के बीच की 6 महीने की एनालिसिस करी। तो इन तमाम कदम उठाने के बाद ये तो जरूर हुआ है कि FNO फ्रेंजी जो थी, उसके कुछ साइंस ऑफ कूल ऑफ विजिबल है, वो आपकी स्क्रीन पे। इंडेक्स ऑप्शंस का टर्नओवर प्रीमियम टर्म में 9% साल दर साल गिरा। ये प्लेट नहीं, पहले वही प्लेट रखिए भाई। नोशनल टर्म्स में 29% साल दर साल गिरा। इंडिविजुअल का टर्नओवर जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में, वो भी साल दर साल 11%। इस 6 महीने के टाइम फ्रेम वर्सेस पिछले साल ऐसे ही 6 महीने के टाइम फ्रेम के बीच में वो भी 11% गिरा। पर ये स्टडी फर्दर कहती है कि अभी भी भारत में रिलेटिवली बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में हो रही है, बाकी मार्केट्स के कंपेयर करें तो, और खास तौर पे इंडेक्स ऑप्शंस में। ध्यान रखिएगा, अभी भी मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब वो रखिए प्लेट स्क्रीन पे। उसी रिपोर्ट से वो प्लेट निकाल के आपके लिए रख दी। FY24 की तरह FY25 में भी 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने घाटा करा। नेट लॉसेस जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स के हैं 41% बढ़ गए। 1,05,000 करोड़ रुपए हम इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने लॉस करे, और एवरेज लॉस पर पर्सन भी 27% बढ़ा है। वो लास्ट कॉलम आपको दिख रहा होगा, 86,000 से बढ़ के 1,10,000। तो भाई साहब ध्यान रखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। हमारा और आपका जो घाटा है, किसी ट्रेडिंग डेस्क का देश दुनिया में कमाई हो रही है सीधे सीधे। वो पंचायत में, अगर आपने सीरीज देखी हो,
सचिव साहब को कैट में 97 परसेंटाइल मिले थे। यहाँ शेयर बाजार में भी भाई साहब अपने को कम से कम 91 परसेंटाइल रखने पड़ेंगे अगर मुनाफा करना है। तो है एक मुश्किल इम्तिहान। पढ़ लिख के आइए, नहीं तो ऐसे ही घाटा किसी और की कमाई कर रहे होंगे हम लोग। पर ऐसे में एक्सपर्ट की मदद लेना कोई बुरा नहीं है ना। तो मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ रहे हैं। बिल्कुल कैलकुलेट रिस्क तो लेते ही अपन लोग, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। मंत्री साहब 2 स्टॉक जो रडार पे हैं आपके। आशीष जी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है 2 स्टॉक में पहला स्टॉक ब्रिटानिया रहेगा। ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह है। 5895 के आसपास बाय करें। 5821 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 6045 तक मुझे लग रहा है आशीष जी ब्रिटानिया जाना चाहिए। तो ब्रिटानिया पहला स्टॉक रहेगा। क्लियर ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स के साथ मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। दूसरा स्टॉक आशीष जी एक बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट एनटीपीसी मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 337 के आसपास चल रहा है। 331 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 349 तक के टारगेट्स आशीष जी मुझे लग रहा है एनटीपीसी में आने चाहिए। तो दोनों खरीदारी की सलाह है और दोनों में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 2 बढ़िया से। आपने पंचायत देखी क्या मंत्री जी? जी आशीष जी एक ही 2 ही दिन में मैंने देख ली थी और जो मजा पहले 2-3 सीरीज में आया था वो इसमें मुझे थोड़ा लैकिंग नजर आया। पर हो सकता है बेस तैयार हो आने वाली सीरीज के लिए। हाँ ये सीरीज थोड़ी सी, लेकिन मुझे तो फिर भी ये भी अच्छी लगी थी। अच्छा परसेंटाइल मतलब 91% लोगों से हमें बेहतर करना है, तभी कमाई कर पाएंगे इस बाजार में। खैर ब्रिटानिया और एनटीपीसी आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स हैं, खरीदारी करने का मन। आज के बढ़िया से स्टॉक सी न्यूज के लिए कंचन के पास चला जाए। कंचन क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। देखिए नंबर्स जो Q1 के अपडेट्स आए हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल डिपॉजिट की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 14.5% की बढ़त देखने को मिली है। नेट एडवांसेस भी यहाँ पे अच्छे खासे 14% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर कासा रेशियो की बात करी जाए तो वहाँ पे भी अच्छा खासा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो इनकी लोन ग्रोथ है वो भी हमें यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूव होती हुई नजर पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। आज टाइटन भी आपके फोकस में रहना चाहिए बिकॉज Q1 के अपडेट्स आ गए हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पे देखिए सीधा हमें 50% का जंप देखने को मिला है। जो कंज्यूमर बिजनेस है वहां पे भी 20% की बढ़ोतरी आई है। डोमेस्टिक फ्रंट की बात करी जाए तो 19% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, Q1 में हमने देखा था कि जो गोल्ड के प्राइस है वहाँ पे एक हमें सडन स्पाइक देखने को मिला था, जिसके चलते जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो हमें थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दिया था, जिसके चलते जो हैवी ज्वेलरी का सेगमेंट है वहाँ की जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्लगिश है। लेकिन उसके बावजूद जो लाइट वेटेड ज्वेलरी है वहाँ का जो बिजनेस रहा है कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहा है। टाटा मोटर्स आज आपके फोकस में बिकॉज इसके भी अपडेट्स आ गए हैं। JLR की जो होलसेल सेल्स है वहाँ पे हमें करीब 11% की गिरावट देखने को मिली है। 87,200 यूनिट्स के आसपास ये नंबर उभर के आया है। लेकिन ध्यान रहे इसी तरीके का जो बाजार है जो उसने अनुमान लगाया था उसी के तहत जो अपडेट्स आए हैं कंपनी ने दिए हैं। बेसिकली जो US टैरिफ है और जो जैगुआर के पुराने मॉडल्स हैं उसके बंद होने से ये कंपनी के नतीजों पर हमें एक असर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आगे चल के संभावना ये जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ में जो ये चीजें हैं वापस से हमें इंप्रूव होती हुई नजर पड़ सकती है। हाँ इंटरेस्टिंग। और भी बहुत सारे हैं, 8 बजे अपन उसकी चर्चा करेंगे। अप फ्रंट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कंचन ने हाईलाइट कर दी। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लाइए स्टिंग प्ले आउट करिएगा और रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को स्क्रीन पे। दरअसल JP मॉर्गन की रिपोर्ट 6105 के टारगेट्स के साथ ओवरवेट, कल 5000 के करीब बंद हुआ था, यानी कि बढ़िया 20-22% का अपसाइड JP मॉर्गन को नजर आता है। रीजन स्टेडी प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू कर रही है। बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है तो अच्छी विजिबिलिटी नजर आती है और ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो बड़ी मजबूत है और अब तो काफी क्लैरिटी आ रही है फ्यूचर इनिशिएटिव्स को लेकर। तो ये सब मिला मिलू के JP मॉर्गन कह रहा है अभी भी अपसाइड है इस काउंटर में। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार इंदौर ले चलूंगा आपको पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब के पास। जैन साहब बताएंगे बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स अपने को कमोडिटीज में। जैन साहब गुड मॉर्निंग। और साथ में ब्रेक के उस पार लेकर आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर। तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं। ठीक है, ब्रेंट जरूर वापस इंचअप करके $70 के करीब जाता हुआ, गोल्ड इंचअप कर रहा है। खैर ये मैंने कल के 3:30 बजे की क्लोज और आज सुबह इक्विटीज के लिए है, कमोडिटीज के लिए क्यूज नहीं है।
कमोडिटीज में कहाँ कमाई होगी, मनोज जी से जान लेते हैं। मनोज जी, आज के आपके प्रेफर्ड कमोडिटी आइडियाज सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। कल भी हमने शुरुआती सत्र में गिरावट देखी थी, लेकिन निचले स्तरों पर जो सपोर्ट्स थे, कॉमेक्स में हमने $36.40 के स्तर को होल्ड करते हुए देखा। भारतीय बाजारों में भी 1,07,000 के ऊपर सिल्वर कल दिन के सत्र में बना रहा। तो चांदी में यहाँ बाय की सलाह रहेगी। 1,07,600 के स्तर पर बाय करके चलना है। 1,06,650 का स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 1,09,500 तक के रखना है। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल्स में टैरिफ को लेकर के फिर एक बार अनसर्टेनिटी बनी है, उसके चलते कल हमने थोड़ा प्रेशर देखा था और यहाँ पे एलएमए में कुछ स्टॉक्स भी जो है बिल्टअप होते हुए नजर आए हैं, स्पेशली अगर हम लेड की बात करें तो आज के सत्र में बेस मेटल्स में लेड में बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ पे रेंज जो रहेगी बेचने की वो 181.50 की रहेगी। स्टॉप लॉस 182.50 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 179 तक के रहेंगे। चांदी खरीदना है, लेड बेचना है, लेवल स्क्रीन पर हैं, खासतौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। मनोज जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज ट्यूसडे है, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, स्क्रीन पे रख देता हूं। टाइटन के क्वार्टर अपडेट्स पे अपन रिएक्ट कर रहे होंगे, प्लस एक्स डिविडेंड भी हो रहा होगा वो काउंटर, ये ध्यान रखिएगा। 5 पैसा कैपिटल, इसके रिजल्ट्स ये आ गए जून क्वार्टर के। इसके साथ हो गई शुरू रिजल्ट सीजन की पिक्चर। लेकिन हाँ, अपन के लिए वो टीसे जब तक नहीं आता तब तक मूड फील आता नहीं है, वो परसों आएंगे। एफएनओ में बैन में आरबीएल बैंक आज भी कंटिन्यू करेगा। एमसीएक्स आज वो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है ऑफिशियली, अपन जिसकी चर्चा कर चुके हैं। जापान का वो जीजेबी का ऑक्शन होना है, उस पर नजर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के ब्याज दरों का फैसला आना था, मेरे ख्याल से आने ही वाला हो किसी भी वक्त। दरों में कटौती एक्सपेक्टेड है। और यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन नंबर्स अगले हफ्ते आएंगे। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अफेयर्स काउंसिल की आज बैठक है। बल्गेरिया को भी यूरोजोन का हिस्सा बनाने का मन है। आज हम नॉट मिल जाएगी शायद, और बहुत सारा रिकरिंग एजेंडा है, छोड़ रहा हूं उसको। मॉनसून, हाँ भाई छोड़ दीजिए, वैसे मुंबई के लिए येलो अलर्ट था, लेकिन तो 3-4 दिनों से बारिश तो आ नहीं रही है। अरे बाप रे, ये इंपॉर्टेंट है। आज से तेलंगाना नया लेबर लॉ फोर्स में ला रहा है। इससे पहले वैसे बाकी स्टेट्स आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी कर चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के नियम और भी कड़े हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फेवर में। 10 घंटे, 8 घंटे अब तक था, अब 10 घंटे भी लीगली कंपनियां आपसे काम करा सकती हैं वहां पे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, वो छोड़ रहा हूं। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो यूएस के, वो कह ही चुके हैं अगले 48 घंटे में बहुत सारी डील्स हमें साइन करनी है, तो आज पूरी नजर वहां पे शाम को रहेगी। देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। ब्रेक ले रहा हूं मैं, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। पस्त से संकेत है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इमेज थी अभी, अब आज नहीं दिखा रहा हूं, अब टाइम खत्म, अब कल सुबह उसकी चर्चा करेंगे। 40 पॉइंट दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस आते हुए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, तो आज के सीधा सौदा की टीम लाइनअप्स बताएंगे। नमस्कार।